पंखा। प्यारे बच्चों, बहुपद का चैप्टर समाप्त होता है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो इसके पहले हम पढ़ाए थे बहुपद। क्या पढ़ाए थे? बहुपद। आज पढ़ाएंगे रैखिक समीकरण। बहुपद के बाद पढ़ाएंगे समीकरण। ठीक है। बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इस चीज को आप पहले जान लीजिए। बहुपद यदि होगा तो उसमें ये चिन्ह नहीं लगेगा, जिसे हम कहते हैं बराबर का चिन्ह। यदि बहुपद में को लिखकर उसके बाद बराबर का चिन्ह लगाकर कोई बहुपद लिख दें, कोई अचर लिख दें, तो वह क्या हो जाएगा? समीकरण। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, यदि समीकरण होगा तो ये चिन्ह जरूर लगा होगा। इस चिन्ह के पहले जो होगा उसे हम बायां पक्ष कहेंगे और इस चिन्ह के बाद जो होगा उसे हम दायां पक्ष कहेंगे। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो होगा लेफ्ट हैंड साइड होगा और ये क्या होगा? राइट हैंड साइड। और बहुपद यदि होता है तो उसको हम लिखते हैं px या fx इजिकल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। और यदि समीकरण होगा तो इसे कहेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है। तो बहुपद और समीकरण का मतलब समझ गए। बहुपद में क्या होगा? केवल एक पद हो, एक राशियां होंगी जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं लगा होगा, जबकि समीकरण होगा तो उसमें ये चिन्ह लगा होगा। तो अब हमें पढ़ना है रैखिक, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। दो चरों वाला रैखिक समीकरण का मतलब वह रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां होती हैं। वह रैखिक समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां हैं उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। देख रहे हैं कि इसमें जो है बराबर का चिन्ह लगा है बच्चों, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण। क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। और इसके पहले जो है ax प्लस by प्लस c, इस समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड होगा और जो 0 है इसे हम कहेंगे दायां पक्ष, राइट हैंड साइड। तो वह रैखिक समीकरण, दो वर्ड है यहाँ पर, एक रैखिक है, दूसरा समीकरण है। रैखिक हम क्यों कह रहे हैं बच्चों? क्योंकि चर क्या है? x है और y है। चर की अधिकतम घात 1 है, y की भी घात 1 है, इसलिए इसे हम रैखिक शब्द कह रहे हैं और बराबर होने के कारण इसे हम समीकरण कहते हैं।
तो इस टाइप का यदि कोई दिया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे, दो अज्ञात राशियों वाला रैखिक समीकरण। वह समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशियां हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0 है मिस्टर, b नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0। कहने का तात्पर्य है कि इनमें से कोई एक 0 है तो एक पद खत्म हो जाएगा, तो यह रैखिक समीकरण होगा, लेकिन दो नहीं एक, और एक अज्ञात राशि वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा। इसलिए इसे दो अज्ञात राशियों वाला रैखिक समीकरण होने के लिए a और b दोनों 0 नहीं होंगे। ठीक है, अब जरा देखिए इसका हल करने के लिए याद करिए, दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कम से कम दो समीकरण का होना आवश्यक है। आवत है ना, आवश्यक है। याद करिए मिस्टर, दो चरों वाला रैखिक समीकरण को हल करने के लिए अर्थात वेरिएबल का मान ज्ञात करने के लिए हमें कम से कम दो समीकरण की आवश्यकता होगी। अब हम इसका पहला विधि बताएंगे, ग्राफीय निरूपण, आलेखन द्वारा, आलेखीय विधि द्वारा समीकरण का हल। याद करिए, पहला पॉइंट, यदि समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो इसका हम आलेख खींचेंगे तो आपको बता चुके हैं कि ये रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण का आपको पता है कि हम ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, एक सरल रेखा मिलती है। ठीक, तो जब हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ खींचे तो सपोज दैट क्या मिला, ये मिला। ठीक, और दूसरा जो है समीकरण है, सपोज दैट a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब इसका हमने ग्राफ खींचा तो यह भी एक सीधी रेखा मिलेगा। सपोज दैट ये जो है हमको मिल रहा है इस टाइप का। यदि हम इसको कहें समीकरण 1 और इसको कहें समीकरण 2 और इनके ग्राफ को, ये समीकरण 1 का सपोज दैट यह L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, तो L1 और L2 दोनों हम खींचे तो हम आपसे एक बात कहे हैं कि जब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचेंगे तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी। तो ये दो सीधी रेखाएं मिलेगी तो दो कंडीशन हो सकता है, ये दोनों रेखाएं किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। एक कंडीशन, ये दोनों रेखाएं क्या कर सकती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। दूसरी कंडीशन होगी
ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो जाएं, और तीसरी कंडीशन हो सकती है ये दोनों रेखाएं एक ही रेखा को शो करें, जिसको हम कहते हैं कि दोनों समीकरण एक दूसरे को संपाती कर गए। क्या कर गए? संपाती। संपाती शब्द का अर्थ होता है कि जब दोनों समीकरणों के हम ग्राफ खींचे तो एक ही रेखा मिले। तो आप याद करिए, जब ये दोनों समीकरणों के ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उस समय दिए गए समीकरणों के हल अद्वितीय होंगे। मेन पॉइंट है, याद करिएगा। जब दोनों लाइनें किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो मिस्टर याद करिए उनके हल जो होंगे अद्वितीय होंगे। दूसरी पॉइंट याद करिए, जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को संपाती करेंगे तो उस समय अनंत हल होंगे। क्या होंगे? अनंत हल होंगे, क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही रेखा को शो करेंगे, दोनों समीकरण, उस समय अनंत हल होंगे। लेकिन जिस समय दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं मिस्टर, उस समय कोई हल संभव नहीं होगा। ठीक है? 3 कंडीशन है, आलेख को देख करके बता दीजिएगा। सपोज दैट हमने खींचा है और एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। पूछ रहा हूँ कि इनमें वेरिएबल क्या होंगे, x और y के मान क्या होंगे। आप लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों के ग्राफ एक दूसरे के समानांतर हैं रेखाएं, इसलिए इनका हल संभव नहीं है। ठीक है? एक हम ये दे रहे हैं, यही रेखा L1 को भी शो कर रही है और यही रेखा L2 को भी शो कर रही है, अर्थात हमने ग्राफ खींचा केवल एक ही। तो इस कंडीशन में x और y के मान क्या होंगे? अनंत होंगे। ठीक है? समझ में आया? तो अब इसके बाद आप याद करिएगा 3 कंडीशन मेन है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। लिख लीजिए, पहला पॉइंट, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कहने का हमारा तात्पर्य है कि जब हम a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 का ग्राफ खींचेंगे तो हमको क्या मिलेगा? एक सरल रेखा मिलेगी। दूसरा पॉइंट, यदि दोनों समीकरणों के आलेखीय निरूपण एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो समीकरण का हल
हल का मतलब चर x और y का मान अद्वितीय होगा, अद्वितीय होगा। ठीक। तीसरा पॉइंट, यदि दोनों समीकरणों के आलेखीय निरूपण एक दूसरे के समांतर हैं, तो समीकरण का हल संभव नहीं है। चौथा पॉइंट देखिए, यदि दोनों समीकरणों के आलेखीय निरूपण एक दूसरे को संपाती करें, अर्थात दोनों के ग्राफ एक ही सरल रेखा को व्यक्त करें, तो समीकरण के हल अर्थात x और y का मान क्या होगा? अनंत होगा। मेनी सॉल्यूशन अनंत होगा। चौथा पॉइंट देखिए, पांचवा पॉइंट, ठीक है, हमके कौन जरूरी ना है। पांचवा पॉइंट, x अक्ष का समीकरण, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। इसकी हम व्याख्या करेंगे बाद में, बस रखिएगा। ये 2 पॉइंट की बात हम बाद में करेंगे। x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से
दूसरे द्विमात्रक की दूरी पर है, अर्थात किसके समानांतर है? एक्स अक्ष के। तो आप याद करिए y बराबर लिखेंगे, किसके समानांतर है? एक्स अक्ष के। तो हम y बराबर लिखेंगे कितनी दूरी पर है? द्विमात्रक की दूरी पर। अब प्लस माइनस लगा दीजिएगा। इसी तरह अगला पॉइंट आ रहा, y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से द्विमात्रक की दूरी पर y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, y अक्ष के समानांतर रेखा का समीकरण जो मूल बिंदु से द्विमात्रक की दूरी पर है, वह यह होगा x बराबर प्लस माइनस बी। इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इन 3 पॉइंटों की चर्चा हम अभी करेंगे। पहले एक बार और सुन लीजिए आप लोग। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेखी निरूपण एक सरल रेखा होगा। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि दो चरों वाला रैखिक समीकरण है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो हमें ग्राफ जो होगा वह x अक्ष और y अक्ष पर एक सरल रेखा मिलेगी। अब यदि दोनों समीकरणों के आलेखी निरूपण एक दूसरे को किसी भी, मान लीजिए इसका हम समीकरण ग्राफ खींचे, ये मिला। दूसरा हमें है cx प्लस dy प्लस e बराबर 0, सपोज दैट, और इसका हमने ग्राफ खींचा, सपोज दैट हमको ये ऐसे मिल गया। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट किए तो इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे, और यक्स का जो भुज होगा वह यक्स का मान होगा, जो कोटि होगा वह y का मान। तो केवल एक ही मान मिले ना, यक्स का एक मान मिला, एक मान y का, इसलिए इसको कहते हैं अद्वितीय हल। यदि दोनों समीकरणों के आलेखी निरूपण एक दूसरे के समानांतर हो जाए, जब समानांतर होंगे तो ये कट नहीं करेंगे। समानांतर होने का मतलब ये दोनों रेखाएं ऐसे हो जाए। जब ये कट नहीं करेंगे तो इनका हल संभव नहीं है। तीसरी बात, यदि दोनों समीकरणों के आलेखी निरूपण केवल एक ही रेखा को शो करें, अर्थात ये दोनों जो है दोनों समीकरणों के लिए एक ही रेखा बन रही है, तो उस कंडीशन में इस जितने मान हों इस रेखा पर, वे सभी मान x और y के क्या होंगे? हल होंगे। जैसे हम मान लीजिए यहाँ का निर्देशांक ज्ञात कर लें, ये निर्देशांक है 3 2, सपोज दैट यहाँ का निर्देशांक मान लो क्या है? 3 ऋण 2 है। फिर यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3 कामा ऋण 1। यहाँ का निर्देशांक क्या होगा? 3 कामा 0। तो ये जितने बिंदु मैं दिखा रहा हूँ, x बराबर 3 y बराबर 2, x बराबर 3 y बराबर ऋण 1, x बराबर 3 y बराबर ऋण, ये सब के सब इनके हल होंगे। ये सारे मान इन समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, जो कि मेनी सॉल्यूशन बता रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखिए इनकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, जब किसी तल पर, थोड़ा सा डीपली जा रहे हैं बेसिक चीज़ों पर, जब किसी भी तल पर दो सरल रेखाएं एक दूसरे के लंबवत खींची जाएं,
तो वह तल, वह प्लेन 4 भागों में बट जाती है। 4 भागों में बटने के कारण हम उन्हें अक्षांश, प्रथम उनको हम 4 भागों में बंटने के कारण चतुर्थांश कहते हैं। तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश, इसको द्वितीय चतुर्थांश, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। जो क्षैतिज रेखा प्लेन पर होती है उसको हम एक्स डैश कहते हैं। जो खड़ी रेखा होती है उसको वाई डैश कहते हैं। अर्थात इसे हम भुज कहते हैं और इसे हम कोट कहते हैं। अंग्रेजी में इसको एबकस कहते हैं और इसको ओरिएंट कहते हैं। दोनों बिंदुओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु, जिसको हम ओरिजिन कहते हैं। आपको बता दें, जब नंबर लाइन पर चले हैं, नंबर लाइन पर जब एक पॉइंट लेकर इसको 0 कर देते हैं तो 0 के राइट काउंटिंग नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं या पॉजिटिव नंबर उनको कहते हैं। लेकिन 0 के बिफोर लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर है। तो हमने क्या किया, एक लाइन एक क्षैतिज किया और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचा और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ओरिजिन कहा। जहाँ पर इस रेखा पर जब भी चलेंगे तो यहाँ का मान 0 होगा। क्या होगा? 0। और जब हम नंबर लाइन को ऐसे घुमा देते हैं तो अर्थ के एबव जब जाते हैं तो पॉजिटिव और अर्थ के बिलो जाते हैं तो नेगेटिव। तो इस पॉइंट से जब हम ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। अर्थात यहाँ का भी इस लाइन पर क्या होता है? 0। अर्थात मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0। है मिस्टर, एक नया वर्ड हमने यूज किया, निर्देशांक। अब निर्देशांक किसे कहते हैं पहले इसको सुन लीजिए। कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं? जब एक छोटे ब्रैकेट में भुज को पहले कोटि को बाद में कामा लगाकर लिखते हैं तो उसे हम निर्देशांक कहते हैं। निर्देशांक किसे कहते हैं? जब हम एक छोटे कोष्ठक में, एक स्मॉल ब्रैकेट में भुज को पहले और कोटि को बाद में लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशांक। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हो गया 0 0। यह 0 शो कर रहा है भुज का मान, एबकस का मान, और ये 0 शो कर रहा है ओरिएंट का। और याद करिए, इसे कहते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। और इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। और इसे कहते हैं तृतीय और इसे कहते हैं चतुर्थांश। याद करिए, प्रथम चतुर्थांश में किसी भी चतुर्थांश में जाने के लिए सबसे चलेंगे यहीं से, हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा चलने का यहीं से होगा। तो किसी भी चतुर्थांश में जाने के लिए सबसे पहले मूल बिंदु से हम भुज पर चलेंगे, क्षैतिज रेखा पर। उसके बाद तब हम फिर कोटि के पैरेलल चलेंगे। सपोज दैट हमको इस बिंदु पर आना है तो सबसे पहले हम यहीं से चलना शुरू करेंगे। तो यहाँ आने के लिए ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, हम सबसे पहले ऐसे इस पर चलेंगे और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन होगी और जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहीं रुक जाएंगे
और रुक करके तब फिर बच्चों हम यहाँ आएंगे। याद करो, इस चतुर्थांश में आने के लिए सबसे पहले हम ये दूरी तय किए। बताओ बेटा, ये दूरी क्या होती है संख्या रेखा पर? धनात्मक। ये दूरी क्या होती है? धनात्मक। ठीक है, कितना चले? ये धनात्मक दूरी। इसके बाद हम इसके ऊपर बता चुका हूँ कि इस रेखा के ऊपर चली गई दूरी क्या होती है? धनात्मक। इसलिए यह भी दूरी क्या होगी? धनात्मक। सपोज दैट ये -5 है, ये -4 है, तो यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा? -5, -4। हे मिस्टर, प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों धनात्मक। मान लो यहाँ आना है आपको, तो आप यहाँ से सबसे पहले इस पर आएंगे। ये दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। तो भुज क्या हो गया? ऋणात्मक। अब इसके ऊपर जाओगे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में भुज ऋणात्मक, कोटि धनात्मक होता है। सपोज दैट यहाँ आना है आपको, तो आप यहीं से चलेंगे। आपने भुज चला ऋणात्मक, नीचे आया, इसलिए कोट भी क्या हो गई? ऋणात्मक। जब भुज और कोट दोनों ऋणात्मक हैं तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित होंगे। सपोज करिए यहाँ आप आए, तो सबसे पहले यहाँ चलेंगे। ये भुज का मान धनात्मक होगा और कोट का मान ऋणात्मक। हे मिस्टर, अब रट लीजिए, प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक और इसी के ठीक सामने तिर्यक। जैसे तुम पढ़ चुके हो कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो आमने सामने के कोण क्या कहलाते भाई? शीर्षाभिमुख। दोनों आमने सामने के कोणों, इसमें दोनों धनात्मक, इसमें दोनों ऋणात्मक। इसमें पहले दोनों धनात्मक, इसमें दोनों ऋणात्मक, और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये बना, इसमें पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, और ठीक उल्टा इसमें। आप जैसे चाहे वैसे याद कर सकते हैं। बाबू आपको याद करना है, हम तो बता दिए। अब थोड़ी सी बात करेंगे जो हम पॉइंट लिखे हैं उनकी। कई मिनट हुआ, बंद करेंगे अब। प्यारे बच्चों, अब इसके बाद हम नेक्स्ट डे इसी पॉइंट पर बात करेंगे जो लास्ट के 4 पॉइंट हैं इनकी, इसी ग्राफ के द्वारा। थैंक यू बच्चों, इतना आप पढ़िए किताबों से, फिर मिला लीजिए। जो समस्या होगी वह आप फिर जो है कॉपी चेक कराइए, आकर पूछ लीजिए, या हमारे व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो आप लोगों को नंबर हम पहले ही दे चुका हूँ।